नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषय की चर्चा करेंगे। इतिहास। अध्याय 9। दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा प्रथम विश्व युद्ध, वर्साय की संधि, रूसी क्रांति, महान आर्थिक मंदी। 1919 से 1945 तक के विश्व इतिहास को समझने के लिए हमें बार बार इन्हें याद करना होगा। प्रथम विश्व युद्ध ने अधिकांश यूरोपीय देशों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया था, जिससे उबरने के प्रयास महान आर्थिक मंदी से बुरी तरह प्रभावित हुए। रूसी क्रांति और बढ़ते समाजवादी व साम्यवादी मजदूर आंदोलनों के कारण हर देश के समाज में आंतरिक तनाव बढ़ गए। हर देश के सामने यह विडंबना थी कि वह किस तरह का रास्ता चुने, उस देश पर किस विचारधारा और सामाजिक तबके का वर्चस्व रहे। उन दिनों तीन प्रमुख विचारधाराएं लोगों के बीच अपना प्रभाव बना रही थी। ये थी उदारवादी लोकतंत्र, दूसरा समाजवाद साम्यवाद और तीसरा दक्षिणपंथी विचारधाराएं। उदारवादी लोकतंत्र तानाशाही के खिलाफ था और संवैधानिक सरकार के पक्ष में था, जिसमें चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन होना था और सरकारें चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी थी। नागरिकों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता संवैधानिक रूप से सुरक्षित थी और सारा सरकारी कामकाज कानून के अनुरूप होता था। फांसीवाद। फांसीवाद यह एक विचारधारा है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है व राज्यों की शक्तियों को सर्वोपरि रखा जाता है। फांसीवाद में तानाशाही शासन चलता है। इस विचारधारा का उदय इटली में हुआ। इसके शासक थे बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी फांसीवाद के संस्थापक थे। फांसीवाद या फासिस्टवाद। फासिज्म इटली में बेनिटो मुसोलिनी द्वारा संगठित फ्रांसियो डी कम्बैटिमेंटो का राजनीतिक आंदोलन था, जो मार्च 1919 में प्रारंभ हुआ। इसकी प्रेरणा और नाम सिसिली के 19वीं सदी के क्रांतिकारियों फासेस से ग्रहण किए गए। मूल रूप में यह आंदोलन समाजवाद या साम्यवाद के विरुद्ध नहीं अपितु उदारवाद के विरुद्ध था। फांसीवादी कई प्रकार के थे। इनमें कुछ बातें। पहला, वे अति राष्ट्रवादी थे। वे यह जानते थे कि राष्ट्रहित की एकमात्र सर्वोपरि हित है और राष्ट्र को आमतौर पर देश के बहुसंख्यक समुदाय के बराबर मान लिया जाता था। वे विश्व में अपने राष्ट्र का आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए सैन्यवाद और युद्ध उन्माद पर जोर देते थे। वे राष्ट्र के अंदर किसी प्रकार के द्वंद्व या संघर्ष जैसे वर्ग संघर्ष, राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा आदि को खत्म करना चाहते थे। वे राज्य के हाथ असीमित शक्ति देना चाहते थे ताकि वह ऐसे संघर्षों का हल अपनी ओर से तय करके सब पर थोप सके। तीसरा, वे हिंसा में और बलपूर्वक अन्य राजनीतिक दलों, संगठनों आदि को ध्वस्त करने में विश्वास रखते थे। वे लोकतंत्र विरोधी थे। फांसीवादी यह मानते थे कि लोकतंत्र, चुनाव, कानूनी प्रक्रिया, नागरिक स्वतंत्रता व अधिकार राष्ट्र की समस्याओं के हल में बाधा है और एक व्यक्ति तथा एक पार्टी का शासन और तानाशाही राष्ट्रहित के लिए आवश्यक है। पांचवा, वे प्रायः प्रारंभिक
पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों में विश्वास रखते थे, जैसे महिलाओं को बच्चे पैदा करके घर पर संभालना है और महिलाओं को समाज में अपने से ऊंची हैसियत वालों का आदर करना चाहिए। समाज में अपनी ऊंची हैसियत वालों का आदर करना चाहिए और उनके आदेशों को बिना प्रश्न किए मानना चाहिए। समानता, सबके लिए बराबर अवसर, विविधता के प्रति सम्मान और सहिष्णुता आदि मूल्यों में से विश्वास नहीं करते। छठवां, वे पार्टी के सर्वोच्च नेता के आह्वान पर जनता को निरंतर उद्वेलित करते आंदोलन का निर्माण करती हैं। फांसीवाद लगातार जनता को आंदोलन की व्यवस्था में रखता है और वह नियंत्रित जन आंदोलन पर निर्भर होता है। लोगों तक संदेश पहुंचाने तथा उनकी भावनाओं को भड़काने के लिए राज्य के मीडिया का जबरदस्त उपयोग किया जाता है। सातवां, जर्मनी जैसे देशों में फांसीवाद नस्लवाद का रूप धारण करता है और किसी बहुसंख्यक नस्ल की श्रेष्ठता और वर्चस्व को स्थापित करना उसका कथित उद्देश्य होता है। इसके तहत यहूदी जैसे अल्पसंख्यक नस्ल या धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार को सही ठहराया गया। इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवादी पार्टी 1919 में सक्रिय थी, जो मुख्य रूप से मजदूरों के संगठनों को हत्या, मारपीट आदि तरीकों से तोड़ने में लगी थी। यह पार्टी धीरे धीरे एक व्यापक हिंसक आंदोलन के रूप में विकसित होने लगी, जो लोकतांत्रिक तरीकों जैसे याचिका देना, न्यायालय में केस करना आदि की जगह सीधी भीड़ के द्वारा कार्रवाई की पैरवी होती थी। 1921-22 के चुनावों में उसे कम ही सफलता मिली, जबकि समाजवादियों व साम्यवादियों को बहुमत मिला। फिर भी 1922 में मुसोलिनी ने एक विशाल यात्रा प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य राजधानी रोम पर कब्जा जमाना था। इटली के राजा और अन्य परंपरावादियों ने मुसोलिनी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। सत्ता में आने के बाद अन्य राजनीतिक दलों व मजदूर संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया। जीवन के हर क्षेत्र और सरकार के हर काम को फांसीवादी पार्टी ने अपने नियंत्रण में ले लिया। पार्टी में भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जगह एक नेता मुसोलिनी सर्वोपरि बन गया। इस प्रकार इटली में लोकतंत्र की जगह फांसीवादी पार्टी और एक नेता मुसोलिनी की तानाशाही स्थापित हुई। जर्मनी में नाजीवाद। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व वाली नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, संक्षेप में नाजी पार्टी, 1934 में सत्ता में आई। 1924 से 1934 के बीच जर्मन निम्न मध्यम वर्ग में इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। इसके कई कारण थे। पहला, जर्मनी के लोग वर्साय संधि की जर्मन विरोधी शर्तों से नाराज थे। जर्मनी लोग वर्साय की संधि से नाराज थे और आहत थे, और जब उन्हें हर साल इसका हर्जाना विजयी देशों को देना पड़ता तो उसके आत्मसम्मान को बहुत ही ठेस पहुंची। वे एक ऐसे नेता की तलाश करने लगे जो जर्मनी को इस शर्मिंदगी से उबारे। जर्मनी का मध्यम वर्ग 1929 और 1933 के बीच महामंदी से अत्यधिक प्रभावित हुआ था। जर्मनी में औद्योगिक उत्पादन आधे से भी कम रह गया था। ऐसे में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी, जिसके कारण मध्यम वर्ग में असंतुष्टि भी बढ़ी। उग्र राष्ट्रवादी नाजीवादी पार्टी ने इसके लिए यहूदियों व दूसरे देशों को जिम्मेदार ठहराया। 1929 के पश्चात नाजी पार्टी की लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि हुई। 1932 के चुनाव में नाजी पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। दूसरी ओर समाजवादी और साम्यवादी पार्टियां भी लगातार लोकप्रिय हो रही थी और वे रूस की तर्ज पर समाज में मूलभूत परिवर्तन की वकालत कर रही थी, लेकिन उनके
आपसी विरोध के कारण वे एक होकर हिटलर का विरोध नहीं कर पाए। हिटलर ने उद्योगपतियों, भूस्वामियों आदि के साथ गठबंधन स्थापित किया। साम्यवादी क्रांति के भय तथा वामपंथियों की बढ़ती ताकत से चिंतित होकर 1933 में राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने हिटलर को चांसलर नियुक्त किया। नाजी पार्टी की सत्ता प्राप्ति में प्रचार प्रसार प्रोपेगेंडा ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। हिटलर अपने भाषणों में से एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिरोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसने बेरोजगारी की समस्या का समाधान एवं जर्मनी को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराने का आश्वासन दिया। अपने भाषणों में हिटलर जर्मन आर्य नस्ल को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बताता था और उसकी वर्तमान समस्याओं के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराता था। उसका कहना था कि यहूदी लोग ही प्रमुख उद्योगों व बैंकों के मालिक हैं, वे ही साम्यवाद जैसे विचार फैला रहे हैं और वे ही जर्मन लोगों की बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं। इस बीच बड़ी संख्या में यहूदियों व विरोधी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मार डाला गया। उन पर भीड़ द्वारा आक्रमण किया गया। सत्ता प्राप्ति के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक सरकार संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी 1933 में संसद में लगी आग के लिए साम्यवादियों को दोषी ठहराया गया तथा सभी साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 1933 को संसद में पारित अग्नि अध्यादेश के जरिए सभी नागरिक अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, जो कि नाजी शासन के अंत तक बना रहा। मार्च 1933 में इनेबलिंग एक्ट संसद में पारित किया गया। इस कानून के द्वारा हिटलर ने संसदीय व्यवस्था को समाप्त कर केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्राप्त कर लिया। नाजी पार्टी एवं उससे संबंधित संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों एवं ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना तथा न्यायपालिका पर नाजी पार्टी तथा राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। गेस्टापो संपूर्ण जर्मनी को नाजी विचारधारा के अनुरूप व्यवस्थित एवं नियंत्रित करने हेतु विशेष निगरानी एवं सुरक्षा दस्तों का गठन किया गया। SS अपराध नियंत्रण पुलिस, गेस्टापो अर्थात गुप्तचर राज्य पुलिस, गेस्टापो एवं SD अर्थात सुरक्षा सेवा जैसी नाजी संस्थाओं को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। संपूर्ण जर्मन समाज का नाजीकरण किया गया तथा नाजी पार्टी के खिलाफ विचारधारा रखने वाले सभी समूहों को बलपूर्वक खत्म कर दिया गया। 1933 में यातना शिविर स्थापित किए गए, जिसमें हजारों की संख्या में नाजियों के राजनीतिक विरोधियों को बंदी बनाकर रखा गया, लगातार अपमानित किया गया और अक्सर उसे मार डाला गया। इनके अलावा 1939 तक कम से कम 30,000 से अधिक लोगों को देशद्रोह के नाम पर मृत्युदंड दिया गया। नाजी शासन के अधीन समाज एवं राज्य। नाजी शासन के अंतर्गत संपूर्ण लोक प्रशासनिक सेवा तथा सेना की निष्ठा जर्मन राज्य के प्रति न होकर हिटलर के प्रति होती थी। इसके लिए लोग एक प्रतिज्ञा लेते थे, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को नाजी पार्टी द्वारा स्थापित संस्थाओं का सदस्य बनना अनिवार्य था। न्यायिक व्यवस्थाओं का दमन कर दिया गया, सभी न्यायकर्ताओं को भी नाजी संगठन का सदस्य बनाना अनिवार्य था। सभी राजनीतिक अपराध संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से हटकर नाजी नियंत्रित जन न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिए गए, जिसके फलस्वरूप नाजी शासन ने अपने राजनीतिक विरोधियों का तथाकथित विधि सम्मत रूप से सफाया कर दिया। नाजी शासन ने अर्थव्यवस्था को युद्ध अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी। इसके तहत
भारी उद्योगों को, विशेषकर शस्त्र उद्योगों को बढ़ावा मिला। सभी श्रमिक संगठनों एवं हड़तालों को प्रतिबंधित कर दिया गया तथा सभी श्रमिकों को नाजी मजदूर संघ का सदस्य बनाया गया, जो कि मजदूर संघ न होकर नाजी प्रचार प्रसार का मुख्य साधन था। रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के तहत सबको रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तय किया गया। इस परियोजना के तहत विशाल सड़कों का निर्माण, शस्त्र उत्पादन तथा फास्ट वैगन कार निर्माण प्रमुख थे। इन प्रयासों से जर्मनी महामंदी के प्रभाव से उबर तो पाया, मगर उसके औद्योगिकरण का मुख्य ध्येय युद्ध था और युद्ध करने पर ही वह अर्थव्यवस्था कायम रह सकती थी। नाजी शासन ने संकीर्ण पितृसत्तात्मक विचारों को बढ़ावा दिया और महिलाओं को घर में रहकर काम करने, नस्ली तौर पर शुद्ध बच्चों को जन्म देने के लिए महिमा मंडित किया गया। नाजी शासन ने कानून बनाकर विश्वविद्यालयों में महिलाओं की संख्या को 10% कर दिया, जो नाजी शासन से पहले 37% थी। नाजी शासन ने सभी कला साहित्य के काम को, जो उनके विचारों से प्रतिकूल थे, तत्काल प्रतिबंध कर दिया। नाजी शासन में पत्रकारिता पूर्ण रूप से नाजी सरकार द्वारा नियंत्रित थी। यहूदी नरसंहार। होलोकास्ट समूचे यहूदी लोगों को जड़ से खत्म कर देने का सोचा समझा योजनाबद्ध प्रयास था। मध्यकाल से ही यूरोप के कई देशों में यहूदी विरोधी मानसिकता पाई जाती थी, लेकिन हिटलर ने इस मानसिकता का उपयोग जर्मन लोगों को उनके खिलाफ एक होकर खड़े करने के लिए किया। यह प्रचार किया गया कि यहूदी नस्ल ही खराब है और जर्मनी की सभी समस्याओं का कारण है यहूदी विरोधी विचारों ने नाजी शासन के दौरान विभत्स रूप धारण कर लिया। सितंबर 1935 में यहूदियों की नागरिकता समाप्त कर दी गई। यहूदियों एवं जर्मनी के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी गई। इसे अपराध घोषित कर दिया गया तथा उन पर अनेक प्रतिबंध लगाए। यहूदियों की संपत्ति को जब्ती एवं बिक्री, सरकारी सेवा में निकालना, यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार। 9 से 10 नवंबर 1938 में एक भयानक सुनियोजित कार्यक्रम में पूरी जर्मनी के यहूदियों की संपत्ति, घरों एवं प्रार्थना घरों को तहस नहस कर दिया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। 1939 के पश्चात सभी यहूदियों को विशिष्ट पहचान हेतु चिन्हित किया जाने लगा तथा उन्हें जबरदस्ती घेटो बस्तियों में स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई। पूरे जर्मन इलाकों में लगभग 42,500 यातना शिविर बनाए गए। हिटलर ने घोषणा की कि यूरोप के सभी यहूदियों को अंततः मार डाला जाएगा। घेटो बस्तियों के बाद यहूदियों को यातना गृहों में भेज दिया गया, जहां उन्हें गुलामों जैसा काम करना पड़ा और 1941 और 1945 के बीच उन्हें सुनियोजित तरीके से गैस चैम्बरों में मार डाला गया। हजारों यहूदियों को नंगा करके कमरों में बंद कर दिया गया और कमरों से विषैली गैस छोड़ी गई, जिससे सारे कैदी कुछ ही मिनटों में मारे गए। इस प्रकार 15 लाख बच्चों सहित 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। जहां भी जर्मन सेनाओं ने कब्जा किया, वहां 161 के यहूदियों को अलग यातना शिविरों में भेज दिया गया
और अंत में उन्हें विषैली गैसों के माध्यम से मार डाला गया। यहूदियों के अतिरिक्त 50 लाख पोलिश, रूसियों, खानाबदोश, जिप्सियों, शारीरिक व मानसिक रूप से अपंग लोगों को नाजी शासन ने यह कह के मार डाला कि उनके कारण जर्मन नस्ल ही खराब हो जाएंगी। इस पूरे नरसंहार कार्यक्रम को होलोकॉस्ट नाम से जाना जाता है। मौत का फरिश्ता हिटलर, दुनिया का सबसे जिद्दी और बेरहम तानाशाह। इस पूरे नरसंहार कार्यक्रम को होलोकॉस्ट नाम से जाना जाता है। नस्लवाद के माध्यम से विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति घृणा उत्पन्न करने का यह परिणाम था। यातना शिविर। नरसंहार, हिटलर द्वारा कराया गया जर्मनी में नरसंहार।